Hello everyone. Today we are going to discuss a motion. Motion is in the syllabus of class 9th. It is also in the syllabus of NTSC and Olympiad. तो हम आज देखेंगे कि मोशन होता कैसे है, मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे डील्स करते हैं. पूरा आज हमारा का पूरा लेक्चर जो होगा दैट विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द मोशन. तो सबसे पहले मोशन में जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स, क्योंकि मोशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स. क्योंकि मैकेनिक्स में ही फोर्सेज आती हैं, फोर्स की वजह से मोशन होता है. तो बिना मैकेनिक्स के फोर्स को डिस्कस करना बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा. तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है. तो बेसिकली मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that is concerned with the state of rest or motion of bodies subjected to the action of forces. Means मैकेनिक्स वो फिजिकल साइंस है जो कि हमारी किसी भी बॉडी को डील करती है, जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है या स्टेट ऑफ मोशन में होता है और फोर्स से सब्जेक्टेड होता है. यानी मैकेनिक्स अगर कोई बॉडी ऐसी है जो कि फोर्स उस पर लग रहा हो और उसमें या तो मोशन हो रहा हो या रेस्ट में हो वो बॉडी, तो उस वक्त फोर्स का क्या क्या उस पर इम्पैक्ट है, ये पूरी की पूरी स्टडी हम मैकेनिक्स पर करते हैं. तो मैकेनिक्स में जो भी हम स्टडी करते हैं बेसिकली इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कंसर्न्ड ऑन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू द फोर्स. अब मैकेनिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. पहला जो कैटेगरी है स्टैटिक्स और दूसरी कैटेगरी है डायनेमिक्स. स्टैटिक्स मीन्स जब बॉडी रेस्ट में हो, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो और उस पर कई सारे फोर्सेज एक्ट कर रही हो तो उन फोर्सेज का क्या इम्पैक्ट होगा उसका स्टडी हम स्टैटिक्स में करते हैं. यानी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज इन रेस्ट. जबकि डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स में भी हम उसी फोर्स के इफेक्ट का स्टडी करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब बॉडी मोशन में होती है. जैसे स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट और ए बॉडी एट रेस्ट. जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है और उस वक्त उस पर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट की स्टडी जो है वो हम स्टैटिक्स में करते हैं. अब डायनेमिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक तो काइनेमेटिक्स में डिवाइड किया गया एंड सेकेंड वन इट इज डिवाइडेड इन काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो मैंने बताया कि जब बॉडी मूव कर रही होगी उस वक्त उस पर लगने वाले फोर्स के इफेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं, उस फोर्स की स्टडी करते हैं तो वो डायनेमिक्स कहलाता है. तो डायनेमिक्स को जो दो पार्ट में बांटा गया यानी काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स. तो अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो काइनेमेटिक्स में अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो हम केवल और केवल फोर्स के अफेक्ट की बात करते हैं, उस फोर्स के रिफरेंस की बात नहीं करते कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसकी बिल्कुल हम बात नहीं करते. जबकि काइनेटिक्स में हम फोर्स के इफेक्ट की तो स्टडी करते हैं, बल्कि इस पर भी स्टडी करते हैं कि उसका रेफरेंस क्या है. चलिए हम एक पे बाद एक डिटेल में देखते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है एंड काइनेटिक्स क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स की. इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट और ए बॉडी एट रेस्ट. कैसे होता है डील, तो इसको हम ऐसे देखें कि अगर कोई बॉडी है इस तरह से है और ये बॉडी क्या है, ये कोई ब्लॉक है और ये वॉल है, ये आपका सरफेस है, दिस इज वॉल और बॉडी की मास जो है 10 kg है और हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं F. तो हमें मान लीजिए अब अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि इस फोर्स F की वजह से ये जो हमारा 10 kg का ब्लॉक है ये मूव करने वाला नहीं है. तो यानी ये पूरा रेस्ट में होगा. अब जब ये ब्लॉक रेस्ट में होगा उस वक्त हम इसके अंदर की क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, तो देखिए हम स्टडी कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाई वॉल, what is force applied by wall on the block.
ये हमसे पूछा जा सकता है। यहाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम को हम डिटेल में केवल प्रॉब्लम में ही सॉल्व करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिक्स के अंदर आप क्या क्या फाइंड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और हमारा प्रॉब्लम कैसे आ सकता है कि पूछा जा सकता है व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाई वॉल ऑन द ब्लॉक। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाई सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। अब इसको हमें सॉल्व करने का तरीका पता होगा, हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक के बाद आंसर बताएंगे। लेकिन इस पूरे केस में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो हम जो भी आंसर बता रहे हैं उस पूरे आंसर्स में ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है कि ये बॉडी मूव कर रही हो, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर एक तरफ वॉल है और एक तरफ सरफेस है, और वॉल जो है वो पूरी तरह से रिजिड है, फिक्स्ड है, तो इस वॉल पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी। हाँ, इस बॉडी पर फोर्स लगाने से न्यूटन्स, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस वॉल के द्वारा इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ऐसे ये बॉडी सरफेस पर रखी गई है तो सरफेस के द्वारा भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो इस तरह की स्टडी जो हम करते हैं वो स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल मैं दूं तो आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि ये कोई स्टैंड है जहाँ से थ्रेड से कोई ब्लॉक हमारा हैंग कर रहा है, और उस ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई ब्लॉक किसी स्ट्रिंग से लगाते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक को हम स्ट्रिंग से अटैच करते हैं, तो निश्चित है कि इस स्ट्रिंग में कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू भी वो हमसे पूछ सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम स्ट्रिंग के अंदर, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, तो हमसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि फोर्स ऑन स्ट्रिंग, सॉरी फोर्स इन स्ट्रिंग, दिस इज मिस्टेक हियर, फोर्स इन स्ट्रिंग। तो स्टैटिक्स में एक और तरह का प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल सकता है, वो प्रॉब्लम ये होगा कि कोई बॉडी ब्लॉक है जिसको हमने एक स्ट्रिंग से इस तरह से हैंग कर दिया, और हमसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि भैया फोर्स स्ट्रिंग में कितना लगेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम की भी स्टडी हम स्टैटिक्स में ही करेंगे। कैसे फाइंड करना है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये सारी जो केसेज हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। स्टैटिक्स के बाद मैंने बताया डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आप चीज़ों की स्टडी तब करते हैं जब आपकी बॉडी मोशन में हो, यानी इसी तरह के फोर्सेज की स्टडी आप वहाँ भी करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब बॉडी मूव कर रही हो। कैसे? तो डायनेमिक्स के अंदर पहली बात तो दो पोर्शन में हमने डिवाइड किया था डायनेमिक्स को। एक मैंने डिवाइड किया था काइनेमेटिक्स और दूसरा डिवाइड किया था काइनेटिक्स। और मैंने ऑलरेडी बताया कि डायनेमेटिक्स जो है इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स की ही ब्रांच है विच डील्स विद द बॉडीज डेट आर इन मोशन विदाउट नोइंग द रेफरेंस ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इन द बॉडी। अब इसका क्या मतलब है? इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए ये कोई बॉडी हमारे पास है, कोई ब्लॉक है, ये ज़्यादा अच्छा है, और इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है F, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री। किस डायरेक्शन से? हॉरिजेंटल डायरेक्शन से। तो किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है F और हॉरिजेंटल डायरेक्शन से ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। अब काइनेमेटिक्स में वो क्या करते हैं, इस फोर्स को नहीं बताते हैं, वो सीधे सीधे बता देते हैं कि एक्सिलरेशन, अभी एक्सिलरेशन क्या होता है ये आप आगे देखेंगे, लेकिन वो सीधे सीधे बता देते हैं कि एक्सिलरेशन ड्यू टू फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए, छोटी क्लास में भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, और आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आता, लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि हम इस फोर्स कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी हम स्टडी करते ही नहीं हैं। वहाँ पर हम इस चीज़ की स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वहाँ पर हम सीधे सीधे देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स
सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं कि इस फोर्स का जो इफेक्ट है, जो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, वो सीधे सीधे न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ए फोर्स इज 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना, आपको ये भी नहीं देखना है कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं कि केवल और केवल फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करते हैं, इस बात की बिल्कुल भी हमें कंसर्न नहीं होते कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस पॉइंट पर लग रहा है, तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो काइनेमेटिक्स में होती है। यानी इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स which deals with the bodies that are in motion without knowing the reference of forces responsible for the motion in the body। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होते रिफरेंस ऑफ फोर्सेज के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस पार्टिकुलर बॉडी के मोशन के लिए। अब एक नई चीज फिर आती है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या होता है कि हम फोर्स के इफेक्ट की तो स्टडी करते ही करते हैं, साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी जब हम इस बात को भी कंसर्न करेंगे कि ये बॉडी पे फोर्स किधर लग रहा है, किस एंगल पर लग रहा है, तो उस तरह की स्टडी जो होगी वो कहलाएगी काइनेटिक्स, या उस तरह की स्टडी जो रखी जाएगी वो काइनेटिक्स में रखी जाएगी। यानी इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स which deals with the bodies that are in motion due to the application of force। यानी डायनेमिक्स वो ब्रांच है जो कि इस तरह के बॉडी को डील करती है जो कि मोशन में होती हैं एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और इस बात के लिए भी वो कंसर्न होती है कि फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, किस पॉइंट पर हो रहा है। यहाँ पर रेफरेंस ऑफ फोर्स जो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन काइनेमेटिक्स रेफरेंस ऑफ फोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट विल बी नाउ, योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है, फिर मैकेनिक्स के अंदर क्या स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, फिर डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो काइनेमेटिक्स क्या हुआ और काइनेटिक्स क्या हुआ। अभी मोशन की बात अगर हम करते हैं तो मोशन की बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। अगर हम बार बार कहते हैं ना कि कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कब कोई बॉडी रेस्ट में होगी, कब कोई बॉडी मोशन में होगी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कब कोई बॉडी रेस्ट में हो सकती है। तो रेस्ट का मतलब क्या है, इसको हम पहले स्टडी करते हैं। तो ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ना पार्टिकुलर फ्रेम, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि दैट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकुलर फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये लाइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और क्यों होगी वो अभी मैं आपको बताता हूं। पार्टिकुलर फ्रेम, पार्टिकुलर फ्रेम मतलब होता है कि किसी जगह से किसी को ऑब्जर्व करना। फ्रेम किसी जगह से, अभी वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आप फोकस करिएगा कि a particle is said to be in rest with respect to a particular frame when in this frame their position does not change with respect to time। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही है तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, ऐसा जनरली लोग बताते हैं। लेकिन ये बात 100% कंफर्म नहीं होगी अगर आप पार्टिकुलर फ्रेम का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो रेस्ट है या मोशन है ये रिलेटिव टर्म है, ये रिलेटिव होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता। कहने का मतलब एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो सकता है कोई बॉडी रेस्ट में हो, और वहीं किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि बॉडी मोशन में हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसको ऐसे हम देखते हैं कि यहां पर कोई व्हीकल है, ये कोई व्हीकल है और इस पर कोई पर्सन है, और ये व्हीकल जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। ओके, यहां पर एक कोई और पर्सन है, यहां पर एक और पर्सन है जो कि है रेस्ट में। अभी मैं रेस्ट की बात ही ना करूं, रुकिए, अभी आपके लिए कंफ्यूजन होगा, अभी मैं रेस्ट की बात ही नहीं करता हूं। तो ये पर्सन फर्स्ट पर्सन हुआ और ये हुआ सेकेंड पर्सन। अब ये जिस जगह पर है इसको बोलेंगे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पर ये है ये इसका फ्रेम हो गया फ्रेम 1,
और ये जिस जगह पर है इस गाड़ी का फ्रेम, ये हो गया फ्रेम 2। फ्रेम मतलब होता है कि अलग अलग पोजीशन से किसी चीज को ऑब्जर्व करना। तो ये एक पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन है जो कि ग्राउंड है, यानी हमें पता है कि ग्राउंड अभी मूव नहीं कर रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ये आदमी इस पहले पर्सन को देखेगा तो ये बताएगा कि भैया ये वाला जो पर्सन है 1, ये 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद केस कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ का जो आदमी था वो भी जाकर इसी व्हीकल पर बैठ जाता है, ये था पर्सन 1 और ये था पर्सन 2, ये हो गए पर्सन 2, और यहाँ पर दोनों पर्सन जाकर आपस में यहाँ पर फिल हो जाते हैं, ये भी यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो अब 30 मीटर पर सेकेंड से व्हीकल मूव तो कर रही थी, लेकिन ये दोनों लोग अब एक ही फ्रेम में हो गए। पहले दोनों का फ्रेम अलग था, तो अब ये दोनों जब एक फ्रेम में हो गए तो ये दोनों रेस्ट में हो गए। यानी अब ये जो पहला वाला दूसरा वाला पर्सन है ये यही कहेगा कि जो पहला पर्सन है वो मूव नहीं कर रहा है। अब इसको और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ट्रेन में है। अगर आप कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर है तो ट्रेन में बैठा हुआ इंसान उसे क्या करेगा, मूव करता हुआ दिखेगा। जो ट्रेन में बैठा हुआ इंसान होगा, जो ट्रेन में बैठा हुआ इंसान होगा वो उसे मूव करता हुआ दिखाई देगा। जबकि वहीं पर जो ट्रेन में अगर इंसान खुद बैठ जाए तो उसे जो उसके सामने बैठा हुआ पर्सन होगा वो रेस्ट में दिखेगा। जैसे जब आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो ट्रेन में जितने लोग बैठे होते हैं वो आपको मूव करते हुए नहीं दिखेंगे, वो अपने अपने सीट पर बैठे हुए दिखेंगे। बट अगर कोई प्लेटफॉर्म पर हो तो वो यही कहेगा कि सारे के सारे पर्सन मूव कर रहे हैं, और मूव ही करते हैं तभी तो एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस पर पहुंचते हैं। तो कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मूव कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रेफरेंस टू ए फ्रेम। चलिए एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। आई थिंक उस एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारी अर्थ है, ये समझिए कि अर्थ है, दिस इज अर्थ, और इस अर्थ पर कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने देखी होंगी जो अभी भी बनी हुई हैं, आपके लोकेलिटी में भी बनी होंगी। दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग, और यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये बिल्डिंग क्या होगी, रेस्ट में होगी। बिल्डिंग विल बी रेस्ट, बिल्डिंग विल बी इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। जैसे हम घरों पे अपने देखते हैं ना, अगर हमसे कोई पूछे कि क्या घर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे नहीं, बिल्डिंग मूव नहीं करी, अपने पोजीशन पर रेस्ट में है। लेकिन क्या ये बात कहना हमेशा ट्रू होगा या ये बात कहना इनकम्प्लीट होगा? अगर मैं कहूँ कि आवर हाउस इज रेस्ट या दिस होटल इज रेस्ट इन रेस्ट, दिस होटल इज इन रेस्ट, हमारे आसपास लोकेलिटी में बहुत सारे होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इतनी बात कहें कि वो रेस्ट में है तो फिजिक्स में ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगा। हमें ये कहना चाहिए कि ये बिल्डिंग, ये होटल्स या जो भी स्कूल्स, जो भी चीज़ें हैं वो रेस्ट में तो हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, और रोटेट करने के साथ साथ हमारी जो अर्थ है वो एक तो अपने स्पिन पर रोटेट कर रही है और दूसरा वो रिवॉल्व भी कर रही है। तो अगर अर्थ रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है और हम स्पेस से जाकर देखेंगे तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ होंगी वो हमें मूव करते हुए ही दिखेंगी। अगर अर्थ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमें मूव करते हुए ही दिखेंगी। लेकिन जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में चूंकि बॉडी में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी हमें अब मूव करते हुए बॉडी नहीं दिख रही, इसलिए वो सीधे सीधे रेस्ट में है। तो हमारी बिल्डिंग, होटल्स या स्कूल्स रेस्ट में तो हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऑलवेज रेस्ट में नहीं है। अगर आप उन्हीं चीज़ों को स्पेस में जाकर ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको मूव करते हुए दिखाई देंगी। इसीलिए मैंने कहा कि फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी अगर उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, उसका जो भी पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन किसी पार्टिकुलर फ्रेम में,
अगर फ्रेम आप नहीं बताएंगे तो कभी भी रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में बॉडी हो सकती है और वहीं किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में वही सेम बॉडी मोशन में हो सकती है। जैसे मैंने अर्थ को बताया, अर्थ के रिस्पेक्ट में यही बिल्डिंग रेस्ट में है, लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में यही बिल्डिंग आपको मूव करते हुए दिखेगी, क्योंकि अर्थ खुद भी मूव कर रही है। तो सेम डिफिनीशन ऐसे मोशन का भी है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया डिस्कशन में ही, कि ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर फ्रेम व्हेन इन दिस फ्रेम देयर पोजीशन चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी पार्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो यानी वो मोशन में है, और अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रहा है तो ये बॉडी रेस्ट में है। अब इस चीज को थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ग्राफ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ हो गया एक्स का और टी का। एक और ग्राफ हमने ड्रा किया एक्स और टी में ही, दो ग्राफ हम ले रहे हैं। दिस एक्सिस इज टी एंड दिस ग्राफ इज एक्स। यहाँ पर एक्स क्या है, तो एक्स है डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो x हो गया डिस्प्लेसमेंट और t हो गया टाइम। अब जो पहला ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। तो ये ग्राफ कुछ बताते हैं। इन ग्राफ को अगर हम देख के हमें बताना रहे कि कौन सी बॉडी मूव कर रही है, सपोज करिए ये ग्राफ ए का है और ये ग्राफ बी का है, तो हमें बताना है कि कौन सी बॉडी मूव कर रही है, ए मूव कर रहा है कि बी मूव कर रहा है, कि ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं, कौन सी बॉडी रेस्ट में है, ए रेस्ट में है कि बी रेस्ट में है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें बॉडी ए की, तो देखिए बॉडी ए में टाइम तो हमारा चेंज हो रहा है, अभी टाइम यहाँ पर था, थोड़ी देर के बाद टाइम यहाँ आ गया, टाइम यहाँ आ गया, टाइम यहाँ आ गया। लेकिन अगर हम इस पार्टिकुलर टाइम T1, T2, T3 और T4 पर अपने ग्राफ को ऑब्जर्व करें, अपने ग्राफ को ऑब्जर्व करें, तो T1 पर हम देखेंगे कि हमारी पोजीशन कितनी है, x ही है, x1 ही है। T2 पर अगर हम गए तो भी हमारी पोजीशन x1 ही है। T3 पे अगर हम गए तो भी हमारी पोजीशन x1 ही है, और अगर हम T4 पर जाते हैं तो भी हमें हमारी पोजीशन x1 ही दिखती है। इसका मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब बॉडी ए जो होगी वो किस में हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हमारा टाइम स्लॉट हो गया T1, एक दूसरा टाइम इंटरवल हुआ T2, एक और टाइम इंटरवल हमने लिया T3। चलिए अब एक के बाद एक को हम ऑब्जर्व करते हैं, कैसे, अब वो देखना है। तो T1 को हमने इस, देखिए मैंने बताया था कि पहले x में मूव करिए, x से फिर उस ग्राफ पे जाइए और उसके बाद y डायरेक्शन में वाले कर्व पे चले जाइए। तो हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ हमने पाया x1, फिर T2 से जाइए अपने ग्राफ की तरफ और ग्राफ पे पहुंचने के बाद मुड़ जाइए y वाले एक्सिस पर, तो आप पहुंच जाएंगे x2 पर। फिर आप T3 से चलिए और ग्राफ की तरफ मूव करिए, और जैसे ग्राफ पर पहुंचिए आप दूसरे वाले एक्सिस की तरफ मूव करिए और आप पहुंच जाएंगे x3 पे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब T1 है तो हमारा पोजीशन x1 है, जब T2 है तो पोजीशन x2 है, और जब T3 है तो पोजीशन x3 है। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो बॉडी की पोजीशन है वो चेंज कर रही है, यानी बॉडी B जो होगा वो मोशन में होगा। ओके, तो आगे हम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।